बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल हमने केंद्रीय बैंक के फंक्शंस में हमने एक शब्द कहा था कि केंद्रीय बैंक कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं मुद्रा की आपूर्ति के नियमन के लिए। तो मुद्रा की आपूर्ति के नियमन के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो दरअसल मौद्रिक नीति के माध्यम से ही वो टूल्स बनाए होते हैं। और उसमें दो प्रकार के टूल्स होते हैं, एक तो मात्रात्मक टूल्स होते हैं और एक गुणात्मक टूल्स होते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए मात्रात्मक टूल्स कौन से होते हैं। मात्रात्मक टूल्स में सबसे पहले CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि नकद आरक्षित अनुपात भी कहलाता है और नकद रिजर्व अनुपात या नकद कोष अनुपात भी कहलाता है। दूसरा होता है SLR, जो कि सांविधिक तरलता, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं इसको, सांविधिक तरलता अनुपात। फिर तीसरा है तरलता समायोजन सुविधा, LAF में LAF में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों आते हैं और इसको बोलते हैं तरलता समायोजन सुविधा यानी कि LAF। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। फिर है बैंक रेट, चौथे नंबर पर बैंक रेट। और फिर है खुले बाजार की प्रक्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और फिर है सीमांत स्थायी सुविधा, MSF। तो ये इसके मात्रात्मक हैं CRR, SLR, LAF, जिसमें रिवर्स रेपो रेट दोनों होते हैं। और इसके अलावा बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और फिर लास्ट है एडजस्ट MSF, सीमांत स्थायी सुविधा। गुणात्मक उपकरण जो हैं इसके वो होते हैं साख का कोटा और फिर है सीमांत आवश्यकता। साख का कोटा मतलब क्रेडिट राशनिंग और सीमांत आवश्यकता यानी मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। फिर है विभेदात्मक ब्याज दर, DRI। और फिर है साख की उच्चतम सीमा। फिर है प्राथमिक क्षेत्र उधारी। और फिर है नैतिक दबाव। और फिर है सीधी कार्यवाही। मैं फिर से बोलती हूँ आपको, क्रेडिट राशनिंग, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, DRI यानी कि विभेदात्मक ब्याज दर, साख की उच्चतम सीमा और प्राथमिक क्षेत्र उधारी, PSL, प्राइमरी सेक्टर लायबिलिटीज। और फिर है नैतिक दबाव, मॉरल प्रेशर। और फिर है सीधी कार्यवाही, PCA। ये गुणात्मक और संख्यात्मक इसके टूल्स हैं। और CRR एट प्रेजेंट 4% है। CRR को अगर बाजार में तरलता अधिक हो जाती है तो RBI CRR को बढ़ा देता है। CRR बढ़ा देने से बैंकों के पास ऋण देने के लिए राशि कम हो जाती है और फिर वो ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। इससे वो बढ़ा देते हैं और फिर लोन महंगा हो जाता है। आपको ये और बता दूं कि CRR क्या होता है, क्योंकि कई बार पूछते हैं कि CRR क्या है। CRR बैंकों की NDTL को भी मैं अभी बताती हूँ, शुद्ध देयता कहलाती है NDTL का मतलब होता है, आप नोट भी कर सकते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। और ये डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स दोनों जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, मांग देयता और सावधि देयता जो अपनी होती हैं बैंकों में, उन दोनों को मिलाकर के जो सम्मिलित रूप से बैंक के पास में जो होता है उसको, इन दोनों को मिला के उसको कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। और ये इससे कभी भी ग्राहक निकाल सकते हैं। और चालू खाता, बचत खाता, ये तो आते हैं डिमांड उसमें। और सावधि जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं वो सावधि देयता होती है, जिसमें कि फिक्स डिपॉजिट्स आती हैं। इस टाइम पे CRR वर्तमान में लेटेस्ट 4% है। और मैंने आपको बता दिया कि CRR का इस्तेमाल कैसे होता है। इसी प्रकार SLR है। SLR भी इस टाइम पे
18.25% है SLR, 18.25% SLR। और इसका जो उपयोग है, इस पे भी SLR रेट अगर बढ़ती है तो बैंकों के पास ऋण राशि में कमी आ जाती है, फिर वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो जाती है, तो तरलता का फिर वो समायोजन होता है। और फिर है तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, जो रेपो रेट, और हम बात करते रहते हैं अक्सर रेपो रेट की। रेपो रेट इस टाइम पे 5.15% है, और अभी अगर लेटेस्ट कोई चेंज आया हो तो मुझे इस टाइम पे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, रेपो रेट का जो 2020 यानी 2020 की जो रेपो रेट्स आ रही हैं लेटेस्ट RBI रेट्स की, वो जो मेरे पास है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अंतर्गत RBI रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के अल्पकालिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता रहता है। इन दोनों के माध्यम से RBI उन बैंकों से ऋण प्राप्त करती है जिनके पास अधिशेष है, एवं उन बैंकों को ऋण प्रदान करती है जिनके पास तरलता की कमी है। और LAF की पूरी प्रक्रिया में प्राप्त लाभ का एक हिस्सा RBI अपने आपातकालीन कोष में रख लेता है, तथा शेष राशि भारत सरकार को लाभांश के रूप में हस्तांतरित कर देता है। अपने पास रखे गए अल्पकालीन कोष का उपयोग RBI किसी बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में इसके पुनर्गठन के उद्देश्य से कर सकता है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों की अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। सामान्यतः केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को रेपो रेट पर 90 दिनों तक का ऋण प्रदान किया जाता है, लेकिन भारत में वर्तमान में रेपो रेट पर RBI बैंकों को 1 दिन, 7 दिन या 14 दिन के लिए ही ऋण प्रदान करता है। और ऋण की परिपक्वता अवधि 24 आवर्स होती है। 1 दिन होने पर इसे ओवरनाइट रेपो तथा परिपक्वता अवधि 7 दिन या 14 दिन होने पर इसे टर्म रेपो कहा जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये RAS-IS में भी पूछा जाता है। ओवरनाइट रेपो के रूप में बैंक अपनी कुल जमा राशि का मात्र 0.25% तथा टर्म रेपो के रूप में 0.75% राशि के बराबर राशि ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें RBI के पास ऋण की राशि के बराबर मूल्य की प्रतिभूतियां रखनी पड़ती हैं। यह प्रतिभूतियां SLR का भाग नहीं होनी चाहिए। तो SLR और इसमें आप देखिए एक अंतर है, क्योंकि SLR बैंकों के कुल जमा राशि का वह भाग है जिसे बैंकों को अपने पास नकद, स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूतियों में सदैव रखना आवश्यक होता है। ये SLR है। CRR वो है जो कि NDTL का एक हिस्सा होता है। LAF में बैंक रेट, RBI कोई बैंक रेट तय करती है जिस पर वो उधार देती है। और रेपो रेट अगर कमी आती है तो बैंकों को सस्ती दरों पर ऋण योग्य राशि प्राप्त होती है। सस्ती दरों पर बाजार में ऋण की उपलब्धता हो जाती है और बाजार में तरलता बढ़ जाती है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से कम अवधि अल्पकालीन का ऋण प्राप्त करता है, अर्थात वह ब्याज दर जिस पर बैंक अपनी अधिशेष राशि को RBI के पास जमा करवाते हैं, जिस रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। और वर्तमान में रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट के बीच RBI द्वारा 0.25% का अंतर रखा गया है। इसे भी RBI द्वारा समय समय पर मौद्रिक समीक्षा के द्वारा बदला जा सकता है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने पर बैंक RBI के पास अधिक जमा कराते हैं और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता में कमी होती है और फिर मुद्रास्फीति नियंत्रण में आ जाती है। इस टाइम पे रेपो रेट 5.15% है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और बाकी हम लोग बाकी और जो है वो टूल्स हम कल करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और बैंक रेट आदि।